हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज लेकर आया हूँ कंप्यूटर क्वेश्चन आंसर सेशन 2 यानी कि सेट 2। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं। ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं, बीपीएससी, स्टेट बैंक्स, एसएससी, बीपीएस, बीएसएससी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी बीपीएससी में पूछ चुका है। विच की इज यूज टू डिलीट फाइल और फोल्डर परमानेंटली। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा की को यूज़ करते हैं कीबोर्ड से किसी भी फाइल और फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करने के लिए, यानी कि वो रिसाइकल बिन में नहीं जाए और परमानेंट डिलीट हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए कंट्रोल डिलीट, डिलीट, शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल और डिलीट। देखो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा शिफ्ट डिलीट, क्योंकि शिफ्ट डिलीट से हम परमानेंटली डिलीट करते हैं और डिलीट से जब हम डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है। और कंट्रोल और डिलीट ये एक वर्म बूटिंग प्रोसेस है, या फिर टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल और डिलीट को यूज़ करते हैं। कंट्रोल और डिलीट एंड कंट्रोल प्लस डिलीट ये बेसिकली फोल्डर पे तो काम नहीं करेगा, बट वर्ड में काम करोगे तो वहाँ पर टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल एक्सटेंशन डॉट पी डी एफ स्टैंड्स फॉर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीडीएफ फाइल हम अक्सर हमेशा यूज़ करते हैं थ्रू मोबाइल, व्हाट्सअप पे भेजने के लिए, ईमेल पे भेजने के लिए। किसी भी फाइल को कन्वर्ट करते हैं पीडीएफ में और फिर उसको भेजते हैं, क्योंकि ये रीडेबल होता है। और तो इसका पीडीएफ स्टैंड्स फॉर व्हाट? P for options are portable document format, B portable document file, C public document file, D private document file। इसका सही आंसर होगा A portable document format, यानी कि portable document format ही इसका सही आंसर होगा। portable document file नहीं होगा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ मिलेगा, बाकी तो थोड़ा सा दूर है जो ऑप्शंस हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट प्रोग्रामर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो वर्ल्ड के फर्स्ट प्रोग्रामर किसको माना जाता है। जैसे कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, उसी तरीके से जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो प्रोग्रामर्स जो वर्ल्ड का है फर्स्ट, वो किसको माना गया है? डेनिस रिची। डेनिस रिची एक प्रोग्रामर थे जिन्होंने सी लैंग्वेज डेवलप किया था। टिम बर्नर्स-ली, ये इन्होंने www वेबसाइट को डेवलप किया था। बिल गेट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑनर्स हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट को डेवलप किया था। लेडी एडा लवलेस, ये वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोग्रामर हैं जो कि चार्ल्स बेबेज के साथ एटीएन बेल लैब में काम करती थी। इसका सही आंसर है एडा लवलेस। ये फर्स्ट प्रोग्रामर हैं, ये फीमेल हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये फीमेल हैं, लेडी एडा लवलेस। और इनके नाम पर एक हाई लेवल लैंग्वेज भी है जिसका नाम है एडा, ADA, एडा। एडा एक लैंग्वेज भी है, जिस तरीके से C++, जावा, उस तरीके से एडा भी है। और ये चार्ल्स बेबेज के साथ AT&T बेल लैब में उनके साथ काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर वेयर यूज्ड, यानी कि किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का वो कौन सा जनरेशन जिसमें ट्रांजिस्टर्स को यूज किया गया। आपको मालूम होगा देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूजेस अ वैक्यूम ट्यूब, यानी पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को यूज किया गया था और दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर को यूज किया गया था। तो इसका सही आंसर है बी सेकेंड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन में आईसीज को यूज किया गया था। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है, यानी कि आप कह सकते हो कि थर्ड जनरेशन में आईसी को यूज़ किया गया, थर्ड जनरेशन में। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया गया। जब बहुत सारे आईसीज को एक साथ यूज़ किया गया तो माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया गया फोर्थ जनरेशन में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में यूज़ किया गया। तो माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया गया, और आप सेकेंड जनरेशन में तो आप जान ही रहे हो कि ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में आईसीज। तो बहुत सारे आईसीज को जब हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो मेरा बनता है माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं। इसके अंदर एएलयू और सीयू का कॉम्बिनेशन होता है। और फिफ्थ जनरेशन जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, वो फिफ्थ जनरेशन में आता है, AI। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच की कॉम्बिनेशन आर यूज टू क्लोज एनी ओपन विंडो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये हम वो कौन सा कीज़ हैं जिसको यूज़ करके किसी भी विंडो को क्लोज कर सकते हैं। तो ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4, कंट्रोल शिफ्ट F4, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑल्ट प्लस F4, यानी कि ऑल्ट के साथ F4 जब हम प्रेस करते हैं तो कोई भी विंडो को हम क्लोज कर सकते हैं। और कंट्रोल F4 जब कोई भी फाइल ओपन होता है तो उसको हम वर्ड में, अगर एक्सेल में क्लोज करना हो तो हम फाइल को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 को यूज़ करते हैं। अदरवाइज पूरे विंडो को क्लोज करना हो तो ऑल्ट के साथ F4 को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल मेमोरी। इनमें से वो कौन सा है जो इंटरनल मेमोरी के कैटेगरी में नहीं आता। आपको मालूम होना चाहिए जो मेमोरी है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक
इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब यहाँ पर ये है कि कंप्यूटर उसको डायरेक्टली एक्सेस करता है उस, और एक्सटर्नल का मतलब है कंप्यूटर उसको एक्सेस बाद में करता है इनडायरेक्ट वे में। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इंटरनल मेमोरी है वो बेसिकली हम जानते हैं कि रैम मेरा इंटरनल मेमोरी है, रोम भी मेरा इंटरनल मेमोरी है, और कैश मेमोरी भी एक इंटरनल मेमोरी है, लेकिन हार्ड डिस्क मेरा एक्सटर्नल मेमोरी है। तो ये हार्ड डिस्क को इनडायरेक्ट वे में कंप्यूटर एक्सेस करता है जो सीपीयू है। तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम फॉर रीड ओनली मेमोरी, और कैश मेमोरी वेरी फास्ट मेमोरी। ये बहुत इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है कैश मेमोरी का। ये कंप्यूटर में L1 L2 के नाम से जाना जाता है, L1 कैश L2। तो ये कैश मेमोरी है। और नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द स्टोरेज डिवाइस स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दैन अदर्स, यानी कि वो कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा डेटा को स्टोर करता है। तो ऑप्शंस हैं ए पेन ड्राइव, बी डीवीडी, सी मल्टीमीडिया कार्ड, डी एसडीडी। पेन ड्राइव जो है एज कम्पेयर टू डीवीडी ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट सेम होता है, लेकिन आजकल पेन ड्राइव जो है सो ज़्यादा स्टोर करता है क्योंकि जीबी टीबी में भी अब पेन ड्राइव आने लगा है। और मल्टीमीडिया कार्ड ये भी आप कह सकते हैं पेन ड्राइव के कैटेगरी में आता है अप्रॉक्सीमेट, उसमें भी उसी टाइप के डेटा स्टोर करते हैं। तो लेकिन जो सबसे हायर जो डेटा स्टोरेज होता है वो हार्ड डिस्क में स्टोरेज होता है, जिसका सही आंसर है हार्ड डिस्क। एसडीडी का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव, और डीवीडी का मतलब है डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव, इसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है ताकि किसी भी टाइप से क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो उसका रिप्लाई कर सकें, आप सही आंसर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। ये भी बीपीएससी ट्री में पूछा जा चुका है, ट्री 2 में +2 वाले के लिए। तो 3 मेन कंपोनेंट्स बताने हैं किसी भी कंप्यूटर का। जो 3 मेन कंपोनेंट होता है, एक होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस, तीसरा होता है उसका ब्रेन यानी कि सीपीयू, और चौथा होता है उसका मेमोरी जहां पर डेटा स्टोर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी एमयू मेमोरी यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट। ये 3 मैंडेटरी हैं कंपोनेंट किसी भी कंप्यूटर के लिए। 3 या इसको इनपुट आउटपुट को एक तरीके से सेपरेट किया जाए तो 4 हो जाते हैं, यानी कि कीबोर्ड आपको चाहिए, एक माउस चाहिए, एक मॉनिटर चाहिए। कीबोर्ड या माउस दोनों में से एक इनपुट डिवाइस, एक मॉनिटर चाहिए आउटपुट के लिए, सीपीयू ब्रेन हो गया, और मेमोरी यूनिट जो रैम हो गया, ये चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स। ये भी बीपीएससी में पूछ चुका है। तो वीडियो गेम प्ले करने के लिए वैसे तो हम सबको यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेशली जो यूज़ में आता है वो है जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल होते हैं वो होते हैं जो लैपटॉप में यूज़ किया जाता है। और माउस जो आप जान ही रहे हैं कि माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है बेसिकली। और माउस जो है वो तो आप ऑलमोस्ट हर एक कोई यूज़ करता है। जॉयस्टिक बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉयस्टिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी बीपीएससी में पूछ चुका है। पूछ रहा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं कंप्यूटर को रन कराने के लिए, वो इनमें से कौन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 98, विंडोज़ 95, दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स भी एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सी लैंग्वेज में फुल्ली डेवलप किया गया था डेनिस रिची के द्वारा। और ये ओरेकल एक डेटाबेस है, ये एक एप्लीकेशन है, यानी कि आपका जो सही आंसर है वो डी है, ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूसेज। अब ये भी बीपीएससी में पूछ चुका है। स्टैक डेटा टाइप होता है, बहुत सारे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल। तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं जिसको हम स्टैक बोलते हैं। स्टैक और क्यू 2 तरीके का इस टाइप में डेटा यूज़ किया जाता है। तो स्टैक बेसिकली होता है, इसको बोला जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि स्टैक का मतलब हो गया कि आप समझो कि बुक एक के ऊपर दूसरा रख रहे हो, तो पहले आपने इसको रखा है, फिर उसके ऊपर एक दूसरा रखा है, फिर तीसरा रखा है, चौथा रखा है, पांचवा रखा है। तो आप देखो जो लास्ट में रखा है, जब आपको एक्सेस करना हो, जब आपको लेना हो, तो लास्ट वाला पहले आउट हो रहा है, और जो फर्स्ट रखा था आपने वो लास्ट में आउट हो रहा है, लास्ट में, और ये फर्स्ट में। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लीफो।
लिस्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट, दिस इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। और फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला आएगा वही पहला निकलेगा। तो इसका सही आंसर हो गया लीफो। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, ये भी बीपीएससी में दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर, तो इसका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू का मतलब होता है एक लाइन, जैसे कि आप टिकट काउंटर पे जाते हैं तो जो पहले गया वही साइड से पहले निकलता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, दैट इज द फीफो या लीफो, लीलो भी बोल सकते हैं, लास्ट इन लास्ट आउट। लेकिन इसका जो सही आंसर होता है वो होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर इज कॉल्ड। अब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या है, हमें इंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ता है और वो इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं प्रोग्राम। मेमोरी तो एक तरीके का स्टोरेज हो गया, स्टोरेज एक तरीके का ये भी मेमोरी हो गया, तो इसका सही आंसर है प्रोग्राम। प्रोग्राम ही एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोला जाता है। नेक्स्ट, a dash is used to connect networking device that are in very close geographical area सच एज फ्लोर बिल्डिंग। यहाँ पर देखो वो कह रहा है कि कंप्यूटर का नेटवर्क अगर किसी बिल्डिंग के अंदर किसी फ्लोर में है तो उस एरिया को किस कैटेगरी में रखा गया है, वैन के कैटेगरी में रखा गया है, लैन के कैटेगरी में रखा है, मैन के कैटेगरी में रखा है या सभी के कैटेगरी में रखा गया है। आपको वैन का मतलब मालूम होगा, वाइड एरिया नेटवर्क, जो हमारा इंटरनेट है उसको वैन के कैटेगरी में रखा गया है। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब है कि ग्लोबली, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड इसको बोला गया। और लैन का मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि आप किसी एक बिल्डिंग में रख सकते हैं, किसी एक फ्लोर में रख सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रूम में रख सकते हैं, तो इसको बोला जाता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि एक सिटी के अंदर जो नेटवर्क फैला हुआ है उसको मैन के कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि लोग जो बिल्डिंग के अंदर रह रहा है वो है लैन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, रेफर्स टू एन इलीगल एंट्री इनटू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। अब देखो ये भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि जब हम किसी के कंप्यूटर में इलीगल वे में कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करते हुए जब हम एंट्री मारते हैं या इंटरनेट को यूज़ करते हुए एंट्री मारते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको फिशिंग बोला जाता है, फार्मिंग बोला जाता है, हैकिंग बोला जाता है या नन ऑफ दीज, मोर देन वन ऑप्शन। इसका सही आंसर होगा हैकिंग, क्योंकि हैकिंग का मतलब है कि बिना आप किसी के नॉलेज में उसके कंप्यूटर में एंटर करते हैं और डेटा को स्टील करते हैं, चुराते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। फिशिंग एक तरीके से, फिशिंग जिस तरीके से, फिशिंग का मतलब है कि एक छोटी मछली से दूसरे बड़ी मछली को फंसाना, यानी कि आपको इस तरीके से लिंक भेजा जाएगा जिस तरीके से आपको लगेगा कि नहीं यही सही लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जिससे आपका आईडी या पासवर्ड उस इंसान के पास चला जाएगा जो हैकर्स हैं। फार्मिंग भी इसी टाइप का होता है, बोथ आर सिमिलर, थोड़ा बहुत फर्क है। फार्मिंग में भी इसका यूज़ इस डेटा स्टील करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हैकिंग, इलीगल एंट्री। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया हुआ है ABCD, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, यानी कि पहला। वाइटल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज अंडर सीज का मतलब होता है, सीज का मतलब होता है रुकावट पैदा करना या रोकना। तो एक तरीके से वायरस जब हमारे कंप्यूटर में आता है तो हमें बहुत सारे कठिनाई होने लगती है, बहुत कंप्यूटर मेरा स्लो हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे चलना लगता है। जस्ट लाइक ब्रेकर ऑन द रोड, जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो अचानक से ब्रेकर आता है तो आपका गाड़ी स्लो हो जाता है। तो वायरस जब हमारे कंप्यूटर में एंटर हो जाते हैं तो हमारे कंप्यूटर भी स्लो काम करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम। इनमें से कौन सा वो प्रोग्राम है जो एंटीवायरस के कैटेगरी में नहीं आता है। एंटीवायरस क्यों यूज़ करते हैं, वायरस को डीएक्टिवेट करने के लिए, यानी कि वायरस को मारने के लिए। जस्ट लाइक एंटीबॉडीज, जैसे हम कोई भी एंटीबायोटिक खाते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर के लिए एंटीबायोटिक है। तो इसमें एम कैफी एक एंटीवायरस है। एबीजी एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। क्विकहिल भी एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये एक एप्लीकेशन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसक्यूएल इज द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये एक क्वेरी लैंग्वेज है जिससे डेटाबेस में क्वेरी हम लोग लिखते हैं और डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं। तो ये एसक्यूएल के थ्रू किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव वायरस इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो वायरस है
इन जो लिस्ट दिया हुआ है इनमें से मोस्ट एक्सपेंसिव वायरस है, यानी कि एक ऐसा वायरस था जो कि पूरे वर्ल्ड को तहस नहस कर दिया था, बहुत सारे बिलियंस डॉलर्स में डिस्ट्रॉय किया था डेटा। तो वो कौन सा वायरस हो सकता है मोस्ट एक्सपेंसिव? यहाँ पर क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेंसिव। मार्कबर्ग, निमिडा, मेलिसा, माइडूम, तो ये सभी के सभी वायरसेस हैं। तो इसमें जो किया था पूरा मोस्ट एक्सपेंसिव वायरस वो है माइडूम्स। ये माइडूम्स बहुत ही वर्ल्ड फेमस वायरस है और वायरस था जो जिसने बहुत सारे डेटा को डिस्ट्रॉय किया था पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो नेक्स्ट आते हैं, इट इज़ एन एक्ट ऑफ हार्मिंग हैरेसिंग थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अ डेलिबरेट मैनर। और ये कह रहा है कि वो अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि इंटरनेट को यूज़ करके किसी को हार्म करते हैं या किसी को हैरेस करते हैं, यानी किसी को एब्यूजिंग मैसेज डालते हैं या किसी का कुछ वैसे पिक्चर्स अगर इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, तो इस एक्ट को क्या बोला जाता है? साइबर एक्सटॉर्शन, साइबर टेररिज्म, साइबर बुलिंग, हैकिंग। तो इस चीज़ में बोला जाता है साइबर बुलिंग, यानी कि बुलसेट, यानी कि आपने गलत तरीके से सिर्फ इंसान को परेशान करने के लिए ये काम करते हैं ताकि उसको लोग समाज में नीचा देख सकें। तो ये चीज़ें नहीं करना है हम लोगों को। साइबर बुलिंग वेरी बैड एक्टिविटीज़। और साइबर एक्सटॉर्शन वो होते हैं जिसमें आपके कंप्यूटर में वायरस इंटर करने के बाद आपसे पैसे का डिमांड किया जाता है, जिससे आप क्या करते हैं कि पैसे देते हैं, तब वो आपके कंप्यूटर को, यानी कि बड़े बड़े ऑफिस में बड़े बड़े लेवल के जो इंसान होंगे उनके लैपटॉप में ये सब काम साइबर एक्सटॉर्शन के लिए वायरस ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू एंटर करते हैं। साइबर टेररिज्म, साइबर टेररिज्म, हाँ यस, साइबर टेररिज्म वो होते हैं जो कि हम टेरर जो होते हैं जो साइबर को यूज़ करके टेरर फैलाने का काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइबर टेररिज्म। और हैकिंग तो आप जान ही रहे हैं कि इलीगल एंट्री इनटू योर कंप्यूटर, या किसी भी कंप्यूटर में इलीगल एंट्री को हम हैकिंग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है साइबर बुलिंग। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ए सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर बाय प्रिवेंटिंग unauthorized user from the gaining access to it थ्रू द नेटवर्क और इंटरनेट। अब ये कह रहा है कि वो सिक्योरिटी सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज यूजर से गेनिंग एक्सेस, यानी कि नेटवर्क और इंटरनेट को यूज़ करके कोई हमारे कंप्यूटर में घुस ना आए, तो इसके लिए हमारे कंप्यूटर में वो कौन सा प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होता है जिससे हमारे कंप्यूटर सेफ होता है। तो वो ऑप्शंस आर एंटीवायरस, फायरवॉल, बायोमेट्रिक, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा फायरवॉल। फायरवॉल एक सिस्टम है, एंटीवायरस इज द प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है, ये एक सिस्टम है। फायरवॉल क्या है? हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और बोथ दोनों हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ऑलमोस्ट हर एक सिस्टम में फायरवॉल का ऑप्शन रहता है। फायरवॉल इनेबल रहेगा तो आपके कंप्यूटर में कोई भी आसानी से एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि कौन कैसे एंटर करेगा, कौन कैसे यहाँ से डेटा हमारा बाहर जाएगा। तो ये चीज़ें फायरवॉल के थ्रू होता है, तो इसका सही आंसर होगा फायरवॉल। एंटीवायरस इज जस्ट यूज फॉर रिमूविंग द वायरस, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरस। बट कोई अनऑथराइज यूजर एक्सेस कर रहा है तो उसको रोकने के लिए फायरवॉल को यूज़ किया जाता है। और बायोमेट्रिक तो आप जान ही रहे हैं, इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए, आइडेंटिटी को मैच कराने के लिए बायोमेट्रिक को यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर फायरवॉल हो गया। तो ये आज का 20 क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको आगे अपने एग्ज़ाम में जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला होगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम, उनमें उनको हेल्प मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।